मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc ज्योग्राफी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं डॉक्टर अनुज हाजड़िया एक बार फिर से आप लोगों के साथ आज हम बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया था बेटा टेलर महोदय का प्रवास कटिबंध सिद्धांत। आज हम बात करेंगे मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारभूत तत्वों की। जो मानव प्रजातियां हैं उसके वर्गीकरण को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। दो मुख्य रूप से कारक हैं, एक है जीन की समानता और दूसरा है बाह्य शारीरिक लक्षण। देखिए, एक तो अंदरूनी और एक बाह्य, दो जो कारक होते हैं वो क्या करते हैं, उसके वर्गीकरण के जो कारक हैं आधारभूत कारक वो होते हैं। अब जीन की समानता, देखिए जीन क्या होता है आप सभी जानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या स्थानांतरित होते हैं, जीन क्या स्थानांतरित होते हैं, जीन। कि जिस प्रकार की पीढ़ी होगी जिस प्रकार के जीन मिलेंगे, कह सकते हैं कि आनुवांशिक प्रभाव पाया जाता है कि जिस प्रकार की पहले वाली पीढ़ी है उस प्रकार के आगे वाली पीढ़ी में वो गुणसूत्र जाते हैं और उसी प्रकार की वह पीढ़ी उत्पन्न होती है। आज हम बात करते हैं कि जीन की समानता। फर्स्ट हम बात करें उत्परिवर्तन कि उत्परिवर्तन क्या होता है। इन्होंने कहा कि जो जीन होता है एक मानव प्रजाति में विशेष रूप से लंबे समय तक बना रहता है, लेकिन बहुत सारे कारक होते हैं, प्राकृतिक कारक होते हैं, उसके कारण क्या हो जाता है, वह प्रभावित हो जाता है। और उसके प्रभावित होने से क्या हो जाता है, उसके जो लक्षण हैं उनमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और उसको हमने नाम क्या दिया, उत्परिवर्तन। कि जो जैविक गुण हैं अगर उनमें परिवर्तन हो जाएगा तो एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होगी या नहीं होगी। तो इन्होंने कहा कि भौतिक कारकों के संपर्क में आने से, जैविक कारकों के संपर्क में आने से या नए क्षेत्र में जाने से क्या होता है, जो जीन होते हैं उनके जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और उस परिवर्तन को नाम क्या दिया इन्होंने, उत्परिवर्तन। सेकंड हम बात करेंगे, सेकंड है हमारे पास प्राकृतिक चयन कि प्रकृति किस प्रकार से इस जीन को प्रभावित करती है। अब प्रकृति किस प्रकार से इस जीन को प्रभावित करती है, आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या बताया था, उष्ण प्रदेशों में त्वचा का रंग कैसा पाया जाता है, काला। शीतोष्ण प्रदेशों में रंग कैसा पाया जाता है, गोरा या श्वेत। यही बात थी। रीजन भी बताया था कि हमारा जो शरीर है उससे एक रस का स्त्रावित होता रहता है और वह जो उष्ण प्रदेश है उसमें निष्क्रिय रहता है, इसलिए सूर्य की किरणों के साथ रासायनिक क्रिया नहीं कर पाता है, तो त्वचा का रंग कैसा होता है, काला। जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहाँ पर वह जीन क्या रहता है, एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से त्वचा का रंग कैसा मिलता है, श्वेत या गोरा। तो उन्होंने यही बात करी है कि इसके विपरीत उष्ण प्रदेशों में जो प्राकृतिक चयन है, क्या प्रकृति ने आपके उस जीन को प्रभावित किया या नहीं किया, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि मनुष्य के जो आंतरिक गुण हैं उनको भी प्रकृति क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। प्राकृतिक चयन में हमने बात की, प्रकृति की बात की कि उष्ण क्षेत्र में जो मनुष्य रहता है किस प्रकार उसकी त्वचा के रंग में अंतर आ जाता है, धीरे धीरे काला हो जाता है। और जो शीतोष्ण या शीत प्रदेशों में जो मनुष्य रहते हैं उनकी त्वचा का रंग गोरा पाया जाता है। अगर ये शीतोष्ण वाला भी उष्ण क्षेत्र में जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी त्वचा के रंग में भी अंतर आ जाता है, क्योंकि जैसे ही ये उष्ण क्षेत्र में जाएगा जो जीन है वो कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और जीन जब निष्क्रिय होगी तो त्वचा के रंग में भी अंतर आता जाएगा। नेक्स्ट हमने बात करी किसकी, जीन के प्रवाह की। जीन प्रवाह मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो इन्होंने कहा कि जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो क्या करते हैं, एक जो जीन होते हैं या हम कह सकते हैं कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में स्थानांतरित होते हैं। भाई जीन क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है जिसके कारण जीन क्या हो जाएगा, उसका जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और प्रवाह रुक जाएगा तो आगे आने वाली पीढ़ी जो पहले वाली पीढ़ी है उसी के समान रहेगी क्या, नहीं रहेगी, कमज़ोर हो सकती है, दुर्बल हो सकती है। या उसमें जब जीन का प्रवाह रुक जाएगा तो यहाँ हम क्या कहेंगे, या तो एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होगी या पहले वाले जीन के अनुसार प्रजाति की उत्पत्ति नहीं होगी। तो उन्होंने यही कहा कि अगर जीन का प्रवाह रुक जाता है तो वो प्रजाति विशेष का जो शारीरिक विकास है वह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और यह जीन प्रवाह भी क्या करता है, प्रजातियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करें यौन चयन। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया है कि
एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है, कैसे होगी? पिता है गोरा, माता है काली, पुत्र या पुत्री कैसा होगा? कुछ नहीं कहा जा सकता, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। जिसके गुण सूत्र उसको अधिक मिलेंगे, आनुवांशिक गुण अधिक मिलेंगे, जीन अधिक मिलेगा, उसी प्रकार से उस बालक का रंग रूप निर्धारित होगा। तो दोनों के मिश्रण से यौन चयन, जिस प्रकार का चयन होगा उसी प्रकार के हमें क्या मिलेंगे? परिणाम मिलेंगे। तो ये एग्जाम्पल है कि उष्ण या शीतोष्ण, या हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया है इसमें कि एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति से संबंध होने पर और वो प्रजाति किस प्रकार की है, उनके रंग में अंतर पाया जाता है। तो जो आगे आने वाली जो संतानें हैं उनके कलर का हम निर्धारण नहीं कर सकते, वो गोरी भी हो सकती हैं, काली भी हो सकती हैं, इनके मध्य की भी हो सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार का उसको जीन मिलेगा, जिस प्रकार को उसमें आनुवांशिक गुण होंगे, उसी प्रकार की आगे प्रजाति उत्पन्न होगी। और लास्ट हमने बात की 5वें नंबर पर प्रजाति मिश्रण। तो जो प्रजाति मिश्रण है, देखिए क्या है कि विभिन्न प्रजातियां आपस में क्या करती हैं? संक्रमण करती हैं, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रजातियों के मिलने से एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। एक मंगोलाइड है, एक ऑस्ट्रेलाइड है, या हम कह सकते हैं अलग अलग जो प्रजातियां होती हैं, एक नीग्रो है या एक इंडियन है। तो जब अलग अलग प्रजातियां मिलेंगी तो उन दोनों के संबंध से भी एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होगी, और वो भी किसको करती है? उसके वर्गीकरण के जो तत्व हैं उसको प्रभावित करती है। तो ये थी जीन की समानता, इसके हमने 5 पॉइंट लिखे हैं, और जो क्या करते हैं? मानव प्रजाति को प्रभावित करते हैं। उत्परिवर्तन, जब जीन में ही परिवर्तन आ जाता है। प्राकृतिक चयन, किस प्रकार से जलवायु उसको चेंज करती है। जीन का प्रवाह, बीमारी से या अन्य किसी दुर्घटना से उसका प्रवाह रुक जाएगा, तो शारीरिक जो लक्षण है उनमें क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। यौन चयन, कि आप किस प्रकार का अपना साथी चुनते हैं, गोरा है, काला है, उस प्रकार से आगे आने वाली पीढ़ी पर भी उसका प्रभाव नजर आता है। और प्रजातीय मिश्रण, कि दो प्रजातियों के संबंध से एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है, तो हम क्या कहेंगे? प्रजातीय मिश्रण। दो प्रजातियों से एक नई प्रजाति की क्या मिलेगी? हमें उत्पत्ति मिलेगी। तो ये सारे कारक किसको प्रभावित करते हैं? मानव प्रजातियों के जो वर्गीकरण है उसको प्रभावित करते हैं। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो वर्गीकरण को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फंडामेंटल एलिमेंट्स, और मानव प्रजातियों क्या बोलते हैं? ह्यूमन रेसेस। तो ये थी जीन की समानता, उसके 5 कारक जो क्या करते हैं? उसके जो वर्गीकरण के आधारभूत कारक हैं उसको प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो अंदर की बात थी कि मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है। अब हम बात करेंगे बाह्य जो शारीरिक लक्षण है, शरीर के अंदर देखने से जिन लक्षणों का हमें पता चलता है, हम किन की बात करेंगे? उन बाह्य शारीरिक लक्षणों की। फर्स्ट है शरीर की लंबाई। आपने देखा होगा कि प्रजातियों के वर्गीकरण का मुख्य आधार लंबाई को माना गया है। क्यों? क्योंकि लंबाई हमें दिखती है और उसका हम अध्ययन करते हैं, और अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग जो मानव है उसकी लंबाई पाई जाती है। तो बहुत सारे कारक होते हैं जो शरीर की लंबाई को भी प्रभावित करते हैं। जैसे जलवायु है, इसको मैं साफ कर रही हूँ ताकि इस वाले पॉइंट इधर लिख सकूँ, ठीक है? यस। अब जो शरीर की लंबाई है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? जलवायु प्रभावित करेगी या नहीं? आहार, भाई खान पान किस प्रकार का है वो भी क्या करेगा? उसको प्रभावित करेगा। आगे बात करें अवस्था, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, युवावस्था है, वो अवस्था भी क्या करती है? शरीर की लंबाई को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि एक समय तक शरीर की लंबाई बढ़ती है, जैसे जैसे बुढ़ापा या वृद्धावस्था आनी प्रारंभ हो जाती है, हड्डियां मुड़ जाती हैं और शरीर की लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसके अलावा स्वास्थ्य, नहीं जीन की बात हमने उसमें करी थी, इसमें सिर्फ बाह्य लक्षणों की बात करेंगे। अब जैसे इसमें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य अच्छा है तो उसी अकॉर्डिंग रहेगा स्वास्थ्य, और आहार या भोजन एक ही बात है। ये सारे कारक क्या करते हैं? इस लंबाई को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि एक पंजाब का व्यक्ति है और एक दक्षिणी भारत का व्यक्ति है, दोनों के शरीर की लंबाई में अंतर पाया जाता है एक ही। क्यों? क्योंकि जलवायु क्या है? दोनों क्षेत्रों की भिन्न है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर उष्ण, शीतोष्ण और
उपोष्ण, तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है। जलवायु प्रभावित करेगी। दूसरा, खान पान प्रभावित करेगा। भाई खान पान भी शरीर की लंबाई को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर मनुष्य पौष्टिक आहार लेता है तो उसी अनुसार उसकी लंबाई बढ़ जाती है। खान पान में कमी रहेगी तो पोषक तत्वों की, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, मनुष्य के शरीर में कमी रहेगी तो शरीर की जो लंबाई है वो प्रभावित होती है। अवस्था की हम बात करें, बच्चा जब बालक होता है तीव्र गति से बढ़ता है, युवावस्था तक बढ़ता है, प्रौढ़ावस्था तक आते आते उसकी लंबाई जो है स्थिर हो जाती है, और जैसे ही वृद्धावस्था आरंभ होती है तो जो हड्डियां हैं उनमें मोड़ पड़ जाते हैं, या कह सकते हैं झुकाव हो जाता है, जिसके कारण शरीर की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्वास्थ्य कैसा है, भोजन कैसा है, स्वास्थ्य कह सकते हैं कोई बीमारी हो जाए वो भी क्या करती है, शरीर की लंबाई को प्रभावित कर देती है, कह सकते हैं कि हम रुक जाती है। और मैंने एक आपको और भी कारक बताया था इसका, हमारी जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां वो भी क्या करती हैं, शरीर की लंबाई को प्रभावित करते हैं। लेकिन ग्रंथि वाली बात हम किस में करेंगे, आंतरिक में, जीन में। तो ये सारी चीज़ें ये क्या करती हैं, शरीर की लंबाई को प्रभावित करती हैं। विभिन्न जो मानव शास्त्री थे उन्होंने शरीर की लंबाई के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों को प्रजातियों में वर्गीकृत किया है। फर्स्ट में कद, दूसरे में लंबाई, और तीसरे में कौन से क्षेत्र में यह मानव प्रजाति पाई जाती है। सबसे पहले नाटा कद, नाटा मतलब बोना कह सकते हैं हम, नाटा कद। इसकी जो लंबाई होती है, देखिए लंबाई सेंटीमीटर में मापी जाती है, फिट में मापते हैं, इतने फिट इतने इंच में भी मापी जाती है, लेकिन अगर हम यहाँ हम किस में बात करेंगे, सेंटीमीटर में। तो जो नाटा कद है 148 से 158 सेंटीमीटर उसकी लंबाई पाई जाती है। यह प्रजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है विश्व में, अफ्रीका के जो पिग्मी लोग हैं वहाँ, चाइना के जो व्यक्ति हैं, जापान के जो व्यक्ति हैं, और हमारे दक्षिण भारत के जो व्यक्ति हैं वो नाटे कद के पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि उनकी जो लंबाई है वो क्या पाई जाती है, 148 से 158 सेंटीमीटर पाई जाती है। दूसरी हम बात करेंगे मंझला कद। भाई मंझला कहाँ आएगा, लंबे और नाटे के बीच में आएगा मंझला कद। अब इसकी लंबाई की बात करें 159 से 168 तक इनकी सेंटीमीटर इनकी लंबाई पाई जाती है। मलेशिया में पूर्वी सुमात्रा, सुमात्रा भी पूरा नहीं है, पूर्वी सुमात्रा और न्यू गिनी वाले क्षेत्र में ये जो मंझला कद है, या हम कह सकते हैं 159 से 168 सेंटीमीटर उस प्रजाति की लंबाई पाई जाती है। मंझले के बाद हम किसकी बात करेंगे, लंबे कद की। 169 से 172 सेंटीमीटर की लंबाई लंबे कद में शामिल है। इस प्रकार की प्रजाति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तथा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन सा है, भूमध्य सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र उसको हम बोलते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया में लंबे कद के व्यक्ति पाए जाते हैं जिनकी हाइट है 169 से 172 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत लंबा कद। 173 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले व्यक्ति किसमें शामिल होते हैं, बहुत लंबे कद में, क्योंकि ऐसे जो प्रजातियां हैं बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। और इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं एल्पाइन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और रूस में पाई जाती हैं। अब बात ये आती है कि विश्व में सबसे लंबे व्यक्ति कहाँ पाए जाते हैं, सबसे लंबी प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं शरीर की लंबाई के अनुसार, तो हम कह सकते हैं एल्पाइन में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और रूस में। कई बार आपने भारत क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच देखते हुए इंग्लैंड की टीम है या दूसरी श्रीलंका की टीम है तो वहाँ आपस में तुलना होती है कि हाइट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ आप महसूस कर सकते हो कि हाँ अलग एक प्रजाति हो और उस प्रजाति को आप पहचान सकते हैं। तो ये बात की थी हमने शरीर की लंबाई की। आप इसको टेबल के माध्यम से भी लिख सकते हैं और आप टेबल लिखने के बाद इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे कि नाटे कद के व्यक्ति पाए जाते हैं अफ्रीका के, पिग्मी, चीन, जापान, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं और ये जो व्यक्ति होते हैं इनकी लंबाई 148 से 158 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। क्लियर है? उसी अकॉर्डिंग आपको लंबा करना हो तो इसको डिटेल में लिख सकते हैं। बाकी शॉर्ट में आपके पास ये है, जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं और टेबल में शॉर्ट एंड स्वीट। सेकंड भाई ये शारीरिक जो लक्षण है उसमें हम बात करेंगे सिर के आकार की। देखिए प्राचीन समय में क्या होता है, जो सिर का आकार निकालना होता है ना उसको एक इन्होंने स्थायी माना है, जो आधार माना है वो क्या माना है, स्थायी माना है।
स्थायी माना है। क्यों माना है? क्योंकि जो सिर का आकार होता है ना उसमें अधिक अंतर नहीं मिलता है। आदमी जिंदा है, मरा हुआ है, तो उसके सिर का आकार में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है, इसलिए उन्होंने कहा जो सिर का आकार है वो उसमें परिवर्तन नहीं आता है, तो यह क्या है? मुख्य आधार है। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं? सिरस्थ सूचकांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सिरस्थ सूचकांक कि कौन सी प्रजाति के सिर का आकार कितना मिलेगा। जो सिरस्थ सूचकांक है उसका सूत्र होता है सिर की चौड़ाई नीचे सिर की लंबाई और गुणा में 100। हम प्रतिशत निकालते हैं, क्या कर देते हैं? गुणा में 100। जो सिरस्थ सूचकांक आएगा उसको भी हम किस में प्रदर्शित करेंगे? प्रतिशत में। सही है। जो सिरस्थ सूचकांक हमें प्राप्त होगा उसको भी हम किस में प्रदर्शित करेंगे? प्रतिशत में। तो अब इन्होंने बताया, ये सूत्र है, इसको लिख लीजिएगा। सिरस्थ सूचकांक सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुणा 100। अब इन्होंने बताया कि कौन कौन सी प्रजातियों के सिर का सूचकांक क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लंबे सिर की। कौन सा सिर है? लंबा सिर। लंबा सिर के बाद दूसरा हम कह सकते हैं मध्यम सिर, और तीसरा हम क्या कहेंगे? चौड़ा सिर। सही है। देखिए एक बात और बताती हूँ, पहले की जो प्रजातियाँ पाई जाती थी ना प्राचीन समय वाली, तो उनके सिर क्या होते थे? लंबे होते थे। मुंह भी कैसे होते थे? लंबे होते थे। लेकिन वर्तमान समय या हम कह सकते हैं कि आधुनिक हमारी जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनके सिर चौड़े पाए जाते हैं और उनका फेस भी कैसा मिलता है? गोल मिलता है। मुख की जो बनावट है वो किस प्रकार की मिलती है? गोल मिलती है। तो समय के अनुसार क्या आ जाता है? इनमें परिवर्तन आ जाता है। ये होते हैं 77 से कम, ये होते हैं 77 to 81, और ये होते हैं 81 से ऊपर। बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो ना आप इसको कि लंबे सिर का जो व्यक्ति है उसका सिरस्थ सूचकांक होता है 77 से कम। मध्यम सिर के व्यक्ति का जो सिरस्थ सूचकांक है वो होता है 77 से 81। सही है। और जो चौड़ा सिर होता है उसका जो सिरस्थ सूचकांक होता है वो है 81 से अधिक। रटने वाली बात है क्या? लंबा, मध्यम और चौड़ा। 77 से 81 और 81 से अधिक। हमने क्या कर दिया? सिर के आकार का यहाँ पर वर्णन कर दिया। सही है। 3 प्रकार के सिर पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे, जब मानव प्रजातियों की बात करेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी प्रजाति पाई जाती है और उनके शारीरिक जो लक्षण होते हैं क्या पाए जाते हैं, उनमें इनका वर्णन करेंगे हम। जैसे चौड़े सिर वाले जो व्यक्ति होते हैं वहाँ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कहेंगे? सिरस्थ सूचकांक उनका क्या होता है? 81 से अधिक होता है। मध्यम जो सिर वाले होंगे, कोई भी जो प्रजाति है मध्यम सिर वाली है, हम क्या कहेंगे? सिरस्थ सूचकांक उसका क्या पाया जाता है? 77 से 81 के मध्य पाया जाता है। और जो लंबे सिर वाले व्यक्ति होते हैं उनका जो सिरस्थ सूचकांक होता है 77 से कम पाया जाता है। सूत्र पता है आपको कैसे निकालना है? सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुणा में 100। लो जी, सेकंड टॉपिक भी हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे हम बालों की बनावट। देखिए बालों की बनावट की अगर हम बात करें, आयु, लिंग और भोजन, जलवायु, इन सब का तो प्रभाव क्या पड़ता है? नगण्य। सही है भाई। अब इंग्लैंड वाले हैं, कितना भी भोजन खा लो, कितना भी अच्छा खा लो, कैसी भी उनकी जलवायु, बाल काले हो सकते हैं क्या उनके? कैसे रहेंगे? सुनहरे या वाइट कलर के। सही है। इंडिया का जो बालक है वो चाहे भोजन करे नहीं करे, चाहे वो दक्षिण भारत में रहे चाहे उत्तर भारत में रहे, बालों का रंग कैसा मिलेगा? काला। तो ये जो लक्षण है ये क्या है? नगण्य है। हम कह सकते हैं कि आयु का, लिंग का, भोजन का और जलवायु का बालों की बनावट पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। सही है। अत्यधिक टेंशन होती है वो चीज़ अलग है कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बालों की बनावट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? नगण्य हैं। कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इस पर प्रभाव नहीं डालती हैं। तो प्रभाव क्या डालता है? प्रभाव डालते हैं जीन, आनुवांशिक गुण,
क्या प्रभाव डालते हैं? आनुवांशिक गुण। आपने देखा होगा कि भारत के व्यक्ति तो बालों का रंग कैसा मिलता है? वंशानुक्रम जो होता है वो क्या करता है? वंशानुक्रम जो होता है वो क्या करता है? बालों की बनावट का निर्धारण करता है। सही बात है। वंशानुक्रम होता है वो बालों की बनावट का निर्धारण करता है। माँ बाप के जैसे बाल होते हैं बच्चे के भी। सही है। जो वंशानुक्रम है वो क्या करता है? बालों की बनावट का निर्धारण करता है। बाकी जो भोजन है, आहार है, जलवायु है, वो क्या होते हैं? नगण्य होते हैं, उनका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। अब इन्होंने कहा कि जो निग्रिटो प्रजाति है उसके बालों का सूचकांक पाया जाता है 40, और दूसरी अगर मंगोलाइड प्रजाति की बात करें उसका पाया जाता है बालों का सूचकांक 80। अब हम बात करेंगे, जब आगे हम इसका वर्णन करेंगे डिटेल में, तब मैं आपको बताऊंगी कि 40 में किस प्रकार के बाल आते हैं और 80 जो बाल का सूचकांक होता है तो 80 में किस प्रकार के बाल आएंगे। तो जो बाल हैं, अब लो जी हम बालों का भी वर्णन करेंगे। ज्योग्राफी में पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है, फिल्मी दुनिया में मत जाना कि तेरे लहराते बाल। हाँ वही लिखूंगी कि फर्स्ट में बात करेंगे सीधे, लंबे और खड़े बाल। लो जी ये हमारे सीधे, लंबे और खड़े बाल, फर्स्ट पॉइंट ये। सही है भाई बाल हैं, हमने अलग अलग विभाजित कर दिया। देखिए बाल भी अनेक प्रकार के होते हैं, सीधे होते हैं, लहरदार होते हैं, तरंग वाले होते हैं, घुंघराले होते हैं, और कई अफ्रीका वालों के तो आपने देखे होंगे बेड़ के बाल होते हैं, वैसे होते हैं वो सुलझते ही नहीं है, और अजीब सी वो चोटियाँ बना बना के, और क्रिकेट के जब मैच होता है तब आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा। हाँ तो जो सीधे, लंबे और जो खड़े बाल होते हैं ये मंगोलाइड के होते हैं, मंगोलाइड। अब आप अपनी तुलना मत करने लग जाना कि मेरे बाल सीधे हैं, खड़े हैं, तो मैं किस प्रजाति की हूँ? मंगोलाइड की। आगे हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी आप किस प्रजाति के हो। दूसरे बात करते हैं हम चिकने बाल। दूसरे हैं चिकने बाल। तीसरे अगर हम बात करें लहरदार बाल, लहरदार बाल। चौथे हम बात करें छल्लेदार बाल। इसमें ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। और लास्ट हम 5 नंबर पे बात करेंगे घुंघराले बाल। नेक्स्ट हमने बात करी एशिया और यूरोप वाले क्षेत्र में किस प्रकार के बाल मिलते हैं? घुंघराले बाल पाए जाते हैं, और सीधे और जो लंबे बाल हैं वो मंगोलाइड में पाए जाते हैं। और वर्तमान समय में तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि आप बालों को लंबा, घुंघराले जिस अनुसार करना चाहो कर सकते हैं। तो ये हमने बालों के प्रकार बताए कि सीधे, लंबे, खड़े बाल होते हैं मंगोलाइड प्रजाति के, चिकने बाल होते हैं, लहरदार बाल होते हैं, छल्लेदार बाल होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं। जो घुंघराले बाल होते हैं एशिया और यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। 3 पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? नासिका की आकृति। ये नासिका क्या होती है? नाक। इसको बोलते हैं नेसल शेप, NASAL, नेसल शेप, SHAP, शेप, आकृति। नेसल, नासिका, नाक की आकृति। देखिए नाक की आकृति बात करते हैं, आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग नाक पाई जाती है, मोटी, पतली, लंबी, अलग अलग आकृति, छोटी, गोल, आगे से गोल, लंबी, तोते जैसी। और पुराने कविताओं में भी आपने पढ़ा होगा या गीतों में भी सुना होगा कि नाक तोते जैसी, ये वो, मतलब कहावतें चलती रहती हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उसको सबसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए कहा जाता है। तो हम नाक की भी क्या निकालेंगे? नासिका सूचकांक। क्या निकालेंगे? नासिका सूचकांक। बिल्कुल सेम वही आपको सूत्र यहाँ उपयोग करना है। क्या? नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई और गुणा में 100। एक सूत्र रट लेना, बाकी सारे वही चलेंगे। सही है। जैसे हमने सिर का आकार निकाला था उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? नासिका का सूचकांक, नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुणा में 100। और हम क्या निकाल लेंगे? नासिका की आकृति। अब इन्होंने भी बताया कि जो नासिका होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है नासिका सूचकांक के आधार पर। अब सुनिए आप नाम कैसी कैसी होती हैं? गहरी नाक, सीधी नाक, लंबी नाक, उभरी नाक, घुमावदार नाक। तो अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है? नाक पाई जाती है।
अब जो पतली नाक है ऊपर से उभरी हुई होती है, पतली होती है, तो वो हम लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कपालधारिता। देखिए कपाल क्या होता है, क्रानियल बोलते हैं इसको। कपालधारिता होता है जो आपकी खोपड़ी होती है उसके लिए बोला जाता है कि उसकी जो धारिता, धारण करने की क्षमता कितनी होती है। देखिए क्या होता है, जो सिर का आकार होता है या हम कह सकते हैं जो खोपड़ी का आकार होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जीवित और मृत व्यक्ति में अधिक अंतर नहीं पाया जाता, या हम कह सकते हैं कि दोनों की समान पाई जाती है। यह जो कह सकते हैं कि इसका अगर हम अप्लाई करें तो यह किस पर होगा, मृत व्यक्ति पर, मरे हुए व्यक्ति पर हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, उसकी जो खोपड़ी होती है उसमें पानी या सरसों का तेल भरते हैं और फिर उसका मापन किया जाता है कि इसके जो धारण करने की क्षमता है वो कितनी है। सही है, तो यह जो परीक्षण है किस पर किया जाता है, मृत व्यक्ति पर किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिंदा व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति दोनों की खोपड़ी जो होती है उसमें अंतर नहीं पाया जाता, उसका आकार सेम रहता है, चाहे वह व्यक्ति जीवित रहे या मरा हुआ रहे। आपने देखा वो छोटा बच्चा है, जब वह जवान हो जाता है या जब वह वृद्धावस्था में आता है तो सिर का जो आकार है उसमें अंतर नहीं पाया जाता है, जो खोपड़ी होती है वो सेम पाई जाती है, उसमें अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। तो यह जो परीक्षण किया जाता है यह किस पर किया जाता है, मृत व्यक्ति पर किया जाता है। जो खोपड़ी होती है उसमें या तो जल भरते हैं या क्या भरते हैं, सरसों का तेल भरते हैं, फिर उसका मापन किया जाता है। किस में मापन किया जाता है, घन सेंटीमीटर में, कि कितना घन सेंटीमीटर इसमें जो सामान है या हम कह सकते हैं पानी या जो तेल है वो इसमें आया है। अगर अब इसकी हम बात करें कपालधारिता, जो नाटे कद के जो व्यक्ति होते हैं, जब नाटा कद है तो सिर का आकार भी कैसा होगा, छोटा होगा। अब नाटे कद में कौन कौन से थे, निग्रो, निग्रिटो, निग्रो और ऑस्ट्रेलाइड, इनकी जो कपालधारिता क्षमता है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। क्यों, नाटे कद के इसलिए सिर का आकार भी कैसा रहेगा, छोटा। तो आपके पास निग्रिटो, निग्रो और ऑस्ट्रेलाइड, इनके सिर का आकार छोटा है तो कपालधारिता की क्षमता भी क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। और इनकी जो कपालधारिता है वो कितनी पाई जाती है, 1300 घन सेंटीमीटर। सही है। और जो लंबे व्यक्ति होते हैं उनकी जो कपालधारिता क्षमता है वो पाई जाती है 1450 घन सेंटीमीटर। अब पूछा जाए कि लंबे वालों में कौन आएंगे, लंबे वालों में नार्डिक और काकेशियन, नार्डिक और काकेशियन। अब देखिए हम यहाँ इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कि जो नाटे कद के व्यक्ति होते हैं उस प्रजातियों में निग्रिटो, निग्रो और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति पाई जाती है। और इस प्रजाति के लोगों की जो कपालधारिता क्षमता है वह 1300 घन सेंटीमीटर पाई जाती है। जबकि लंबे कद वाले जो मनुष्य होते हैं उनकी कपालधारिता क्षमता 1450 घन सेंटीमीटर पाई जाती है, जिसमें नार्डिक और काकेशियन प्रजातियां शामिल हैं। किसकी बात करी, कपालधारिता की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्या आ गया, त्वचा का रंग। देखो मैंने एक तो जीन बताया था, सबसे महत्वपूर्ण जीन बताया था। उष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में जीन क्या करता है, सक्रिय और निष्क्रिय रहता है। त्वचा का रंग काला और गोरा रहता है। उष्ण प्रदेशों में त्वचा का रंग काला और शीतोष्ण क्षेत्रों में त्वचा का रंग गोरा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि उष्ण प्रदेश में यह जीन क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और शीतोष्ण क्षेत्रों में यह जो जीन है वो क्या रहता है, सक्रिय रहता है, रासायनिक क्रिया करता है। त्वचा का रंग इसमें तो मिलेगा काला और इसमें मिलेगा गोरा। सही है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए इसको हम आधार कैसे बनाएंगे कि मानव प्रजातियों के निर्धारण में त्वचा का रंग भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपने देखा होगा कि विभिन्न मानव प्रजातियों के अलग अलग त्वचा का रंग पाया जाता है। कुछ गोरे रंग के, कुछ काले, कुछ श्वेत, या हम कह सकते हैं पीले रंग के या लाल रंग के व्यक्ति पाए जाते हैं। और इस जीन के अलावा जो त्वचा के रंग को निर्धारित करता है वो है मेलेनिया, कैरोटीन और होमोग्लोबिन। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति में होमोग्लोबिन की मात्रा अधिक पाई जाती है वह गोरा या काला होने के बजाय रेड कलर उसका अधिक पाया जाता है। क्यों, क्योंकि त्वचा वो जो हमारा होमोग्लोबिन उसका रंग कैसा पाया जाता है, रेड पाया जाता है। कहते हैं ना टमाटर जैसा लाल, मतलब उपमाएं दी जाती हैं। तो
इस जीन के अलावा भी क्या होता है, जो हमारी जो त्वचा का रंग है वो कौन निर्धारित करता है, मेलेनिया, कैरोटीन और होमोग्लोबिन। तो अलग अलग प्रजातियों में ये इनकी मात्रा अलग अलग पाई जाती है। होमोग्लोबिन की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं किसी भी प्रजाति में, अगर आप अच्छे से खाते पीते हो, सभी जितने भी आप में विटामिन प्रोटीन्स होते हैं वो कंप्लीट हैं, तो ऑटोमेटिक होमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जब होमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, वो भी आप त्वचा पीली निकल आती है, आपने देखा होगा पीली है, इस प्रकार की समस्याएं भी आ जाती हैं। तो ये क्या करता है, होमोग्लोबिन भी त्वचा की रंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मुख की आकृति। आपने देखा होगा कि अलग अलग जातियों में मुख की आकृति अलग पाई जाती है, कोई लंबे कोई चौड़ा, और कह सकते हैं कि जो प्राचीन समय की प्रजातियां होती थी लंबा सिर मिलता था, उनका लंबा सिर मिलता था, तो मुख के आकार की आकृति भी कैसी होती थी, लंबी होती थी। लेकिन आधुनिक जो मानव है उसके मुख की आकृति कैसी है, गोल है, क्योंकि उसके सिर का आकार भी कैसा पाया जाता है, गोल पाया जाता है। तो इस आधार पर भी हम मानव प्रजातियों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। आँखों का रंग और बनावट, देखिए वैसे तो आपने पुरानी कहानियाँ भी सुनी होंगी, टीवी फिल्में भी देखते होंगे कि नीली आँखों वाली बहुत सारे सॉन्ग्स भी बने हुए हैं। ऐश्वर्या को भी कहा जाता है ब्लू आइज़। और देखिए क्या होता है, मोस्टली तो जो आँखें होती हैं सबकी काली होती हैं। आप ये कहोगे कि नहीं मैडम उसकी ऐसी नहीं होती, उसका रीज़न बताती हूँ, सुनिए अब आप। आँखों का रंग सबका क्या होता है, काला, लेकिन जो हमारी पुतली होती है उसके रंग में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। और इसी के कारण जो हमारी आँखें हैं उनके रंग में भी क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। आपने देखा हो किसी की काली होती हैं, किसी की सुनहरी होती हैं, अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो वो क्या है जो निर्धारित करता है, आँख का रंग काला होता है, लेकिन जो पुतली होती है वो क्या करती है, उसको प्रभावित करती है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगता है कि नहीं इसका रंग काला नहीं है, किस प्रकार का है, कह सकते हैं काला के अलावा और कौन सा रंग होता है इसमें, ब्राउन होता है। तो वो किससे पता चलता है, इस पुतली से पता चलता है कि आँखों का रंग तो सबका कैसा होता है, काला ही होता है, लेकिन जिस प्रकार की पुतली पाई जाती है हम क्या बोलते हैं फिर कि सुनहरा है, सांवला है, मतलब जो भी है, या डार्क ब्लैक नहीं है, लाइट ब्लैक है, तो वो क्या है, उसका रीज़न क्या है, पुतली है। और लास्ट हम बात करेंगे होठ के आकार की। साउथ वालों का, अफ्रीका वालों का अगर आप मैच देखोगे तो अफ्रीका के व्यक्ति को दूर से ही देख के बता सकते हो। और होठ का आकार इतना अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें ऐसा माना जाता है कि अलग अलग प्रजाति में होठों के आकार अलग अलग पाए जाते हैं, किसके पतले होठ पाए जाते हैं, मोटे होठ पाए जाते हैं। अरे यार लिख देना, इसमें भी क्या समझाना है आप लोगों को, ठीक है। तो जो मोटे आकार के होठ पाए जाते हैं अफ्रीका में पाए जाते हैं, नीचे का होठ मोटा होता है, और अलग अलग प्रजातियों में होठों का आकार अलग पाया जाता है। और इसका इतना अधिक इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसको बहुत कम विद्वानों ने अपना आधार माना है, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया, उन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण किया। ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। कल हम बात करेंगे टेलर ने मानव प्रजातियों के कितने प्रकार बताए हैं, उनके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। आज का आपका क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कमेंट करके बताएं। मैं इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद।